गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है सभी के? सभी लोग बढ़िया बच्चे लोग? आप आए हैं मेरे YouTube नेट चैनल ज़ीशान सर फिजिक्स पे, और आज हम लोग यहाँ पे जैक बोर्ड क्लास 11 का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसका सेट 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, ठीक है ना, और इसमें काफी अच्छे से लिख करके आएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला चीज आपको हम बताते हैं कि आपको जो सेट दिया गया है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक इसमें बोला गया 5 क्वेश्चन बनाना है और सभी 3 मार्क्स के हैं। हिंदी में लिखा गया है 3 मार्क्स के हैं, और वही चीज जब इंग्लिश में उसको लिखा है वो लोग तो वो 2 मार्क्स लिख दिया है, तो उसको आप 3 मार्क्स ही कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो आपको 3 नंबर में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए ओके, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमको बोलता है कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 बॉडी है तो इन 2 बॉडी के पास मास होगा और इसके मास की वजह से इन 2 बॉडी के बीच में फोर्स लगेगी। मान लेते हैं कि ये 2 बॉडी जो है ये r दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये एक दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन बोलता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 मासेस के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेस, रिपल्शन नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस, force of attraction between 2 bodies due to their masses is directly proportional to product of the 2 masses and is inversely proportional to square of the distance between them ठीक है, इतना आप लोगों को लिख करके आना है। आप चाहे तो ये इस चीज को शो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है ना, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस बताना है। आप लोगों ने ये कैपिटल जी पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लिखते हैं G m1 m2 by r स्क्वायर, लिखते हैं ना। अगर मान लीजिए कि हम मान लें m1 m2 दोनों बराबर है और ये दोनों 1 kg का है और ये दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या होगा, G के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये न्यूमेरिकली बराबर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, किसके बीच में, 2 मास जो कि 1 kg का होगा और कितनी दूरी पे रखा हुआ होगा, 1 मीटर के दूरी पे रखा हुआ होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इट is equal to the gravitational force acting between 2 masses each of 1 kg kept at distance ऑफ 1 मीटर। और ये जी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब कोई बॉडी फॉल करता है, ठीक है ना, तो इसमें जो भी एक्सेलरेशन आता है, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें लिखेंगे हम लोग इट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ये क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है फ्री फॉलिंग बॉडी का। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा में जी का वैल्यू जो है ये 6.67 into 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और स्मॉल जी का वैल्यू आप जानते हैं ये 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, याद रहेगा ये दो चीज। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है राइट टाइप ऑफ स्ट्रेस। आप लोगों से पूछा गया है कि स्ट्रेस के टाइप बताइए। क्या बताइए बच्चों? स्ट्रेस के टाइप बताइए। ठीक है, हम लोग स्ट्रेस के टाइप पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला पढ़े हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या पढ़े हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा हम पढ़े हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस। और तीसरा हम लोग पढ़े हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर इसको और क्या नाम देते हैं? शियर स्ट्रेस। क्या नाम देते हैं? शियर स्ट्रेस। तो ये तीन आप लोग को लिखना है, ये तीन लिखेंगे तो आप लोग को 1 नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो हमको पता है कि रेन ड्रॉप का शेप स्फेरिकल क्यों होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है कि ये किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो अपने साइज को क्या करता है? मिनिमम करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, सरफेस टेंशन ये किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो क्या करता है? अपने साइज को मिनिमम करने की कोशिश करता है। साइज को मिनिमम करेगा मतलब एरिया मिनिमम होगा, एरिया मिनिमम होगा मतलब एनर्जी मिनिमम होगी, और स्टेबिलिटी उसका क्या होगा? इस वजह से बहुत हाई रहेगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक तरफ लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, और दूसरे साइड लिखेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो देखिए आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट। और एडियाबैटिक में क्या होता है कि ये हीट कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? हीट कांस्टेंट रहता है। इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस होता है। क्या? स्लो प्रोसेस, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस धीरे धीरे पिघलता है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और एडियाबैटिक ये फास्ट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये फास्ट प्रोसेस है। इट इज फास्ट प्रोसेस। ठीक है, जैसे सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, अचानक से गैस का फट जाना, ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हमको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला जा रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है पहले वो समझिए। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ठीक है, तो वो मोशन जो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कि नहीं? तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये एग्जांपल है किसका? पीरियोडिक मोशन का। ये पूरा रिवॉल्व करने में अराउंड द सन 365 डेज एंड 6 आवर्स लेता है, और उसके बाद फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाता है, और फिर से वो क्या करता है? वही मोशन को स्टार्ट करता है। तो वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन के बारे में समझिए। ठीक है ना, मान लीजिए कि हमने एक पेंडुलम लटका दिया है, इसको धक्का दे दिए तो ये इधर सीधा आएगा और फिर इधर से इधर जाएगा। तो अब देखिए ये जो है ये ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब ये फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे हो रहा है ना? तो फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे होना ये क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन। हमसे पूछा गया कि बताइए ऐसा एग्जांपल जिसमें कि मोशन तो पीरियोडिक हो लेकिन ऑसिलेटरी नहीं हो। तो अभी जो आपको मैंने बताया है कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये एग्जांपल है इसका, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों? सर्कुलर मोशन ये एग्जांपल है किसका? पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। क्या पूछा गया है? डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। आइए देखते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना,
डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। देखिए मान लेते हैं ये पार्टिकल्स है, ये क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। हम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किए तो ये पार्टिकल यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर, ये इस तरह से ऑसिलेट होने लगा। क्या होने लगा, ऑसिलेट होने लगा। और क्या किया, फिर ये बगल वाले से टकरा कर अपनी एनर्जी बगल वाले को दिया, ये अपने बगल वाले से टकरा कर अपनी एनर्जी बगल वाले को दिया, और इसका ऑसिलेशन इसी तरह से होने लग रहा है, ठीक है, जैसा ऑसिलेशन आपको दिखला रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने बगल वाले को ये एनर्जी सप्लाई करता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो हम डिस्टरबेंस यहां पे दिए थे और अब ये डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया, मतलब ये वेव जो है, अब ये वेव यहां से यहां तक ट्रैवल कर चुका है, ठीक है ना। वेव जो है इधर आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब पार्टिकल का मोशन जो है इसके प्रोपगेशन के जस्ट परपेंडिकुलर है कि नहीं। पार्टिकल का जो मोशन है, ये पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, ये वेव के प्रोपगेशन के जस्ट परपेंडिकुलर है। यही चीज हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो हमसे पूछा गया है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन, तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रांसवर्स वेव propagation of wave is always perpendicular to the direction of vibration of particle, is always perpendicular to the direction of vibration of particle, ठीक है। चलिए ये 7 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन राइट एंड 8वां का पहला है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि हमसे पूछा गया है कि आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखिए, ये वाला फॉर्मूला लिखिए, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसके बाद बोला गया है कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हमको पता है कि 2 मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यही ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये बिल्कुल जिशान सर की तरह है कि नहीं। मतलब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या बच्चों, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। ये हमेशा क्या है, अट्रैक्टिव होता है। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स है, ये क्या है, सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अब सर सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 मासेस पे काम करेगा। इन 2 मास के सेंटर को हम लोग एक लाइन से ज्वाइन कर दिए हैं और ये फोर्स हमेशा इसी लाइन पे ही काम करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और दूसरा क्या है, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बोले तो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 मासेस, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 मासेस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला गया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताइए, ठीक है ना। क्या बताइए बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखिए कर्व बताना है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही कुछ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। वो एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस है। हम लोग करेंगे क्या कि वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को लेंगे और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को लेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेन को लेंगे। अब देखिए क्या होगा ना, जब हम किसी बॉडी को, मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी को हम खींच रहे हैं, ठीक है। इस बॉडी को खींचेंगे, स्ट्रेस लगाएंगे तो ये खिंचाएगा, तो स्ट्रेन भी डेवलप होगा। शुरू में क्या होगा कि जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक में है, ठीक है, तो ए से बी तक हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। मतलब ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, फॉलोज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ बोलता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो होता है ये स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब क्या हुआ कि हम इस बॉडी को खींच दिए, खींचने के बाद छोड़े तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा, ठीक है। क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा। रबर है ना, रबर को पकड़ के खींचे, छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है कि नहीं।
तो क्या है, उसको पकड़े खींचे, खींच के छोड़े, वो क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला आया। तो ये वही रीजन है, ठीक है। इसके बाद बी से थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग देखें कि ये जो ग्राफ है ये हल्का कर्व हो गया है। क्या हो गया है, कर्व हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट आपको हमने दिखाया है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, यील्ड पॉइंट, ठीक है। क्या होगा कि इस पॉइंट तक अगर हम बॉडी को खींच कर ले आए, इस बॉडी को खींच के अगर हम सी तक ले आए और इसको छोड़े, तो अभी भी क्या होगा ना, ये बॉडी अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। इलास्टिक लिमिट के अंदर तक जब भी रहेगा बॉडी, तो वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सी पॉइंट, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है, या फिर इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब हम बॉडी को और खींचे, बॉडी को जब हम और खींचे तो अब यहां पे डिफॉर्मेशन आएगा, मतलब इसके लेंथ में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसके लेंथ में चेंज आ जाएगा। और मान लीजिए यहां पे हम बॉडी को छोड़ दिए, अगर हम पॉइंट डी पे बॉडी को छोड़ देंगे, लोड लगाए, इसको फोर्स लगा के इसको खींचे और छोड़ दिए, पॉइंट डी पे अगर हम छोड़ेंगे तो अब ये बॉडी कभी भी ए के ऊपर नहीं पहुंचेगा, मतलब अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। अगर इनिशियल पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब है कि वहां पे स्ट्रेन आ गया है, वहां पे डिफॉर्मेशन आ गया है। अब ये स्ट्रेन कितना आएगा, तो हम सबसे पहले इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको बोल देंगे ए डैश। ये ए से ए डैश आप देखेंगे तो ये स्ट्रेन का एक्सिस है, तो ए से ए डैश ये हमको क्या मिल रहा है बच्चों, स्ट्रेन मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, ये थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर यहां पे आके ये इस पॉइंट पे चला आएगा, इस पॉइंट को हम बोल दिए ई, ठीक है। ये जो ई है, यहां पे आने के बाद ये बॉडी टूट जाएगा, तो खींच रहे, एक टाइम आएगा जब टूटेगा ना, तो इस ई को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट। तो ई जो है ये क्या है, ये कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे पहले आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताइए, तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता दिया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आप इस कर्व पे बताइए कि यील्ड पॉइंट कहां है और ब्रेकिंग पॉइंट कहां है। तो यील्ड पॉइंट ये आप सी पे बोलेंगे और ब्रेकिंग पॉइंट आप कहां पे बोलेंगे, ई पे बोलेंगे, ठीक है। तो सी और ई ये यील्ड पॉइंट है और ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। बस इतना कर देंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 9 तक हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बोलता है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप देखे हैं ना, पानी का बूंद है कि नहीं, बारिश होती है तो वो ड्रॉप रहता है, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। अब तो मैटर ये आ गया सर, ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है। तो अब देखिए क्या होगा कि सरफेस टेंशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, सरफेस टेंशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लिक्विड अपने साइज को छोटा करता जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, लिक्विड अपने साइज को छोटा करता जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि वो छोटा होते 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 बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या करेगा, सरफेस टेंशन के बाद अपने साइज को छोटा करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसके वजह से वो क्या करेगा, साइज को अपने छोटा करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि मान लीजिए कि सोप बबल है, सोप बबल देखे ना आप लोग, हम लोग जो फूक करके बनाते हैं, है कि नहीं। तो सोप बबल है, क्या होता है, इतना बड़ा ही बबल मिलता है। कभी ऐसा हुआ है कि वो बबल छोटा होते 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 बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्यों, ये एक्सेस प्रेशर की वजह से। होता क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर में क्या होगा, लिक्विड होगा। सरफेस टेंशन और बाहर के प्रेशर की वजह से इसको काफी दबाव झेलना पड़ा, ये दबाव अपना झेल लिया। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये बोलेगा कि अब तुम लोग हमको बहुत दबा दिए हो, अब हम इससे ज्यादा नहीं दबेंगे, और ये क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा। बाहर से तो प्रेशर अंदर की तरफ लग ही रहा है, अब क्या हो रहा है कुछ टाइम के बाद कि अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ लगना स्टार्ट हो रहा है। मान लेते हैं ये बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो पीओ है, तो ये अंदर और बाहर का जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इस अंदर और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सेस प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। हमको यही एक्सेस प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, किसके लिए, फॉर लिक्विड ड्रॉप, ठीक है।
आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है ना। एक्सेस प्रेशर तो समझ ही गए होंगे, अब हम लोग इसको बनाते हैं। आइए देखिए इधर, ये हम लोग एक लिक्विड ड्रॉप लिए, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप है तो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा, ठीक है। बाहर से एक प्रेशर लग रहा है जिसको हम पीओ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? पीओ, मतलब प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और क्या होगा अब होगा ये, मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। इसका रेडियस कितना बोले हम लोग? कैपिटल आर। अब क्या होगा कि अंदर से भी एक प्रेशर बाहर की तरफ लगना स्टार्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे पी आई। क्या बोलेंगे बाबू? पी आई, ठीक है। हम लोग बोलेंगे इसको पी आई, जो कि प्रेशर है अंदर से बाहर की तरफ। और इस एक्सेस प्रेशर के वजह से ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप का जो साइज है, मान लेते हैं कि बहुत छोटा डेल आर से बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? डेल आर से ये बढ़ गया है, ठीक है ना। ये जो अंदर में जो एक्सेस प्रेशर दिख रहा है आपको, अंदर और बाहर के डिफरेंस में, इसके वजह से इसके साइज डेल आर से बढ़ गया है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बाबू ये पी आई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये है प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, प्रेशर फ्रॉम इनसाइड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि बाबू पीओ क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद और मान लेते हैं, देखिए ये लिक्विड का आउटर सरफेस फ्री है ना, ये लिक्विड का क्या है? आउटर, लिक्विड ड्रॉप का आउटर सरफेस फ्री है, एयर के साथ कांटेक्ट में है। अंदर वाला में तो लिक्विड है कि नहीं? तो फ्री सरफेस में हमेशा क्या लगता है? सरफेस टेंशन लगता है। फ्री सरफेस में, लिक्विड के फ्री सरफेस में हमेशा क्या लगेगा? सरफेस टेंशन। तो हम मान लेते हैं कि टी जो है ये यहाँ पे क्या है बच्चों? सरफेस टेंशन है। टी क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे यहां पे कि बताइए नेट आउटवर्ड प्रेशर, नेट आउटवर्ड प्रेशर, नेट आउटवर्ड प्रेशर, तो आप क्या बोलेंगे? सर पी आई माइनस पीओ, यही बोलेंगे ना। नेट आउटवर्ड प्रेशर क्या बोलेंगे? पी आई माइनस पीओ। अगर हम आपसे पूछ दें कि बाबू नेट आउटवर्ड फोर्स, तो आप जानते हैं फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। बाहर की तरफ प्रेशर कितना लग रहा है? पी आई माइनस पीओ, तो प्रेशर कितना लिखेंगे? पी आई माइनस पीओ। और ये लिक्विड ड्रॉप है, मतलब ये स्फीयर होगा, और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे हम लोग? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बाहर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? पी आई माइनस पीओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और इस फोर्स के वजह से इस लिक्विड ड्रॉप का साइज बढ़ गया है डेल आर। तो फोर्स लगाए तो साइज बढ़ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब पक्का है कि वहां पे वर्क हुआ होगा। तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कि बताइए नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन, तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कि सर वर्क डन तो बहुत आसान है, हम लोग पढ़े हैं, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स आप कितना लगाए? पी आई माइनस पीओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल आर। ये हमको मिल गया वर्क डन। ये हम लोग निकाल दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं वर्क डन के लिए एक और एक्सप्रेशन है। वर्क डन के लिए ये होता है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन तो आपके पास P है, यहां पे एरिया बढ़ गया ना, ये एक्स्ट्रा प्रेशर के वजह से क्या हो गया? एक्सेस प्रेशर की वजह से एरिया बढ़ गया है। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज इन एरिया निकालना है पहले। तो निकालते हैं इंक्रीज इन एरिया, ठीक है बाबू। मान लीजिए इंक्रीज इन एरिया को हम बोल दिए डेल ए। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन एरिया दिस इज इक्वल टू, बाद में एरिया कितना हो गया है? 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अरे टोटल साइज बढ़ने के बाद आर प्लस डेल आर हो गया ना रेडियस स्फीयर का। तो
तो 4 पाई आर प्लस डेल आर हो गया, माइनस इनिशियल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो डेल ए इज इक्वल टू मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डेल आर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, है ना। अब हम लोग यहां पे डेल आर के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा है, ठीक है, नेग्लेक्टिंग डेल आर स्क्वायर, ऐसा क्यों, बिकॉज वैल्यू इज वेरी स्मॉल, वैल्यू क्या है भाई, बहुत छोटा है, तो हमको मिल जाएगा क्या, डेल ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हट गया, फिर कितना 4 पाई इंटू 2 आर, कितना हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डेल आर, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो इंक्रीज इन एरिया कितना आ जा रहा है 8 पाई आर इंटू डेल आर, देयरफॉर वर्क डन, अब हम लोग कितना लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन कितना है T और इंक्रीज इन एरिया कितना है 8 पाई आर इंटू डेल आर, ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ना कि PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, दिस इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल आर, ये डेल आर और डेल आर कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर यहां से कैंसिल होगा, 4 पाई और 8 पाई में से 2 बचेगा, आर को उधर भेज देंगे तो हमको मिलेगा PI माइनस PO, दिस इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R, ठीक है, PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R, इस चीज को आप लोग कॉपी कर लेंगे फास्ट, है ना, समझ में आ रहा है बात मेरा जो हम बोल रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, ठीक है, derive an expression for excess pressure inside a soap, inside a liquid drop, चलिए इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, आपको बताना है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पहला है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो देखिए ये फिक्स सपोर्ट है, यहां से हम लोग एक मास को लटका दिए हैं, इसको हम बॉब बोलते हैं, बॉब, ठीक है, ये जो धागा दिख रहा है आपको, ये मासलेस होता है, मासलेस, टॉर्शनलेस मतलब इसमें एटम नहीं होती है, और इनएक्सटेंसिबल होता है मतलब ये खिंचाता भी नहीं है, इनएक्सटेंसिबल, तो अगर हम किसी हेवी मास को किसी मासलेस, टॉर्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से लटका देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल पेंडुलम, इसके लिए आंसर लिखेंगे, इफ अ हेवी मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम massless, torsionless, inextensible string, if a heavy mass is suspended from massless, torsionless, inextensible string, then it is known as simple pendulum, then it is known as simple pendulum. इसके बाद देखिए बोलता है हम लोगों को राइट एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो 11 का जो बी का आंसर है, टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई अंडर रूट, ये जो इसका लेंथ है ना इसको L बोल देते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट L बाई G, ये एक्सप्रेशन है फॉर टाइम पीरियड ऑफ क्या, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, कितना T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, जहां पे L क्या है, ये लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, और G क्या है बाबू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़िए, व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, सबसे पहले सेकेंड्स पेंडुलम समझिए, है ना, वैसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, ठीक है ना, वैसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना 2 सेकेंड, मतलब इसको
मान लीजिए कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में और फिर लौट कर उसी एक्सट्रीम पे आने में कितना देर लगे, 2 सेकंड लगे, तो इसको हम सेकंड्स पेंडुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, इसको हम हिला दिए तो ये यहां पे आएगा ना, यहां से आया, फिर यहां गया, फिर यहां से यहां आ जाए, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे और फिर से पहले एक्सट्रीम पे अगर आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। ये फॉर्मूला में पुट करेंगे और लेंथ निकाल लेंगे, ये 1 मीटर आ जाएगा आंसर, है ना। t का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g, 2 और 2 कट गया, पाई को इधर ले आएंगे, 1 बाई पाई इक्वल टू अंडर रूट l बाई g हो जाएगा ना। इधर से रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिख सकेंगे l बाई g इज इक्वल टू 1 बाई पाई स्क्वायर, g को उधर भेज दीजिए तो l इक्वल टू g बाई पाई स्क्वायर। जो g का वैल्यू होता है वही पाई स्क्वायर का भी होता है, तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो याद रखना है सेकंड्स पेंडुलम का जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, वो कितना होगा बाबू? 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है वर्क डन के लिए। ठीक है ना, ये काफी आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आइसोथर्मल का मतलब सबसे पहले बताइए आप लोग क्या समझते हैं? आइसोथर्मल का मतलब समझते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ ये ना। आइसोथर्मल का मतलब क्या बताए हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आइए देखा जाए तब। मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है और यहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, मान लेते हैं पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T था। कितना कितना था? प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर कितना था बच्चों? T था। अब हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट किए। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा और ये पिस्टन मान लीजिए यहां से मूव करके यहां पे चला आया है। ठीक है, अब देखिए पिस्टन जब यहां से यहां गया है तो इसका प्रेशर हो गया मान लीजिए P2, वॉल्यूम हो गया V2, लेकिन आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा T। अब ये पिस्टन को यहां से यहां आने में कुछ वर्क करना पड़ा है। ठीक है, यही वर्क हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पिस्टन को बहुत छोटा सा वॉल्यूम dv कवर करने में, कितना वॉल्यूम कवर करने में बच्चों? dv कवर करने में dw अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? dw अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो dw ये क्या है? ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in changing the volume by dV। ठीक है, T क्या है? T is constant temperature, T is constant temperature। P1 V1 क्या है? ये initial pressure एंड वॉल्यूम। ठीक है, और P2 V2 ये क्या है? ये है फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं बच्चे लोग, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, वर्क डन जो होता है ये हमेशा P इंटू dV होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है ना। वर्क डन क्या होता है? P इंटू dV। जितना प्रोसेस होगा सारे का डेरिवेशन यहीं से कर देंगे हम लोग। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? P इंटू dV। इसको बोल दिए 1। एंड हम लोग को पता है कि PV इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग? nRT होता है। पता है क्या? PV इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है। ठीक है, N भी कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट। V को हम उधर ले जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। ठीक है, ये P का वैल्यू उठाएंगे और हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना,
तो देयरफॉर dw इक्वल टू हमको मिल जाएगा nRT बाई v इंटू dv। देखिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग किए हैं कितने वॉल्यूम में चेंज करने के लिए, dv बोले ना, बहुत थोड़ा तो वॉल्यूम में चेंज किया dv, जिससे वर्क कितना हुआ dw। और हमको वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो गया, v1 से लेके v2 तक। तो हमको टोटल वर्क डन निकालना है। अगर हम ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिए हैं तो टोटल वर्क डन निकालने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हमको पता है कि छोटी चीज को बड़ा करने के लिए एक बहुत आसान प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw दिस इज इक्वल टू nRT इनटू dv बाई v का इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि सारा कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है ना। इनिशियल वॉल्यूम है v1 और फाइनल वॉल्यूम कितना है v2। अब बताइए dw का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे लोग, तो आप लोग जानते हैं dw का इंटीग्रेशन w, इधर हो गया nRT। अब यहां पे आ जाइए, क्या हो जाएगा, dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v, होगा कि नहीं होगा, विद द बेस e होगा। ये समझ में आ रहा है मेरा बात, ठीक है। कहां से कहां तक, v1 से लेके v2 तक, ठीक है। इसका dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v, जो कि log v। अब यहां पे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, dw इक्वल टू nRT इनटू log, अपर लिमिट लगाइए v2 माइनस log, अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे v1, log a माइनस log b, ये क्या होता है, log a बाई b। तो हम लिख सकते हैं ना w इज इक्वल टू nRT इनटू log v2 बाई v1 विद द बेस e। लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग यहाँ पे बेस e नहीं रखना चाहते हैं, बेस 10 रखना चाहते हैं, तो हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इंटू nRT इंटू log v2 बाई v1 विद द बेस 10। आप वो भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ये आपका डेरिवेशन हो गया क्या, कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किसका आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 12 तक का हम लोगों का काम हो गया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। बोलता है डिफाइन टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहला है स्पेसिफिक, 13 का ए है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। इसको डिफाइन करना है, सिंपल, जो पूछा वही लिखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब 1 kg सब्सटेंस था। 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना था। कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना था। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हीट देना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हम जितना भी हीट देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में द अमाउंट ऑफ हीट supplied to raise the temperature of 1 kg of substance, ब्रैकेट में यूनिट मास भी कर सकते हैं आप लोग, 1 kg of substance by 1 degree Celsius is known as a specific heat capacity, ठीक है। इसके बाद इसी का बी पार्ट है लैटेंट हीट कैपेसिटी। क्या है बच्चों, 13 का ही बी है लैटेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखिए याद रखेंगे आप लोग, लैटेंट हीट जब भी आएगा मतलब वहां पे फेज चेंज का बात हो रहा होगा। किसका बात हो रहा होगा, फेज चेंज का। लैटेंट हीट में फेज चेंज होता है, लिक्विड गैस बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड गैस बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, लैटेंट हीट होगा। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ आइस है,
0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमको वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्टेन मास ऑफ सब्सटेंस को उसके फेज चेंज के लिए जो भी हीट देते हैं, फेज चेंज करने के लिए, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए, लिक्विड से गैस में जाने के लिए, फेज चेंज के लिए जो भी हीट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो लिखेंगे लैटेंट हीट कैपेसिटी, लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फॉर द फेज चेंज, फॉर द फेज चेंज of certain mass of substance, for the phase change of certain mass of substance, for the phase change of certain mass of substance is known as latent heat capacity, is known as latent heat capacity। और इसका तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या फिर इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखिए क्या हुआ बाबू, मान लीजिए चाय आया, ठीक है ना, चाय आया, गर्मा गर्म चाय आया, और उस चाय को हमने छोड़ दिया थोड़ा देर, क्या होगा, चाय ठंडा हो जाएगा। पहले चाय के पास हीट था, बाद में क्या हो गया, ठंडा हो गया, मतलब उसने अपना हीट लॉस कर दिया। क्या किया, उसने अपना हीट को लॉस कर दिया। जो हीट लॉस हुआ वो कहां गया, हम जिस रूम में, इसी रूम में गया होगा, है कि नहीं। तो थ्योरी ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय इट्स सराउंडिंग। कोई बॉडी कितना हीट लॉस कर रहा है, उसका जो सराउंडिंग है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना। कोई बॉडी कितना हीट लॉस कर रहा है, उसका जो सराउंडिंग है वो क्या करेगा, उतना ही हीट को गेन करेगा। तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू amount of heat gained by its surrounding, is equal to amount of heat gained by its surrounding, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 पे ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सुनेंगे। आपको दिया गया है एक एक्सप्रेशन कि y at x, t ये बता रहा है कि एक वेव है जो कि एक्स एक्सिस के अलग ट्रेवल कर रहा है। ये कितना है, 3.0 इंटू साइन 36t प्लस 0.018 x प्लस पाई बाई 4। ये इस तरह से इक्वेशन दे दिया है। आपसे पूछा गया है कि इसका एम्पलीट्यूड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए और इनिशियल फेज बताइए। एकदम सिमिलर इक्वेशन अभी हम आपको लिख के दे रहे हैं, वहां से हर कुछ निकालेंगे हम लोग, है ना। y at x, t is equal to a, ये जो a है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, a को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। a साइन ये 36 है, इसके जगह हम लोग ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या कहलाता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। t इज टाइम प्लस k, ये 0.018 है, यहाँ पे मेन जो इक्वेशन होता है उसमें k रहता है, इंटू x, इसको बोलते हैं वेव प्रोपगेशन फैक्टर या वेव कांस्टेंट या प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, वेव प्रोपगेशन फैक्टर या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट प्लस फाई। ये फाई जो है ये फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फेज, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है। क्या करना है, ये इक्वेशन याद रखना है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के x प्लस फाई, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखिएगा, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला चीज हमसे पूछा एम्पलीट्यूड, ठीक है ना बाबू। एम्पलीट्यूड पूछा मतलब a का वैल्यू पूछा। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग हम लोगों को क्या मिलेगा, a की जगह कितना है, a की जगह 3 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। पहला का आंसर खत्म, यही था, a का वैल्यू 3 है ना, 3.0। एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 3.0। दूसरा बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, मतलब आपसे लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपको ये ओमेगा दिया है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। दिस इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। कितना होता है, 2 पाई न्यू। ये न्यू क्या है, ये न्यू है लीनियर फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और हमसे यही पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस न्यू का वैल्यू पूछा गया है। अब बताइए यहाँ पे कि ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका वैल्यू कितना है, 36। तो इसको पुट कर दिए 36 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हो जाएगा ना।
ठीक है 2 पाई न्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू कितना 36/2 पाई, मतलब कितना आ गया 18/पाई। ठीक है, आप इसको पूरा डिवाइड करके आप डेसिमल में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इतना सेकंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स। इसके बाद सी क्वेश्चन बोलता है, पहला दूसरा हो गया, तीसरा जो सी है, सी बोलता है व्हाट इज इनिशियल फेज एट ओरिजिन। फेज, इनिशियल फेज बोल रहा है ओरिजिन पे, इसी को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। तो अगर हमसे यहाँ पे इनिशियल फेज पूछा गया है तो हम बोलेंगे phi इज इक्वल टू π/4। क्या बोलेंगे बच्चों, phi इज इक्वल टू π/4। समझ में आया बात। ये हम लोगों ने 3 नंबर का भी क्वेश्चन बना लिया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग पार्ट वाइज बनाएंगे। ये पहला पार्ट था, आज आप लोग पहला पार्ट कंप्लीट कीजिए और इसका दूसरा पार्ट कल आएगा जिसमें हम लोग सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बनाएंगे। नहीं तो अगर सारा बनाने लगेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपको भी देखने का मन नहीं करेगा। क्वेश्चन आसान है, बताएंगे आसानी से, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, आप लोग आज पार्ट 1 देखिए। कल सेट का, इस सेट का पार्ट 2 भी आ जाएगा। सेट 1 का क्या आ जाएगा, पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसमें हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करते हैं समाप्त। थैंक यू बच्चे लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, और आइए और हमारे क्लासेस को ज्वाइन भी कीजिए। ठीक है, ओके देन, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।